बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक तो 9 तारीख को जो कुछ हुआ और फिर उसके बाद पूरे मुल्क में जो फसादात हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके असरात का भी हम जायज़ा लेंगे। उसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया और फिर उनको रिहा करने का हुक्म भी दे दिया गया। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक प्रेस रिलीज जारी की गई अफवाज पाकिस्तान की जानिब से, उसमें क्या कहा गया उस पर भी हम बात करेंगे। मरियम औरंगजेब साहबा जो है उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां दी, उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि 9 तारीख को क्या हुआ। 9 तारीख को वो फुटेजेस आपने देखी कि इमरान खान साहब को रेंजर ने गिरफ्तार किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब वो बायोमेट्रिक करा रहे थे। जिस कमरे में वो मौजूद थे उसके दरवाजे तोड़े गए, शीशे तोड़े गए, उनके साथ मौजूद वकला पर तशद्दुद किया गया और इमरान खान साहब को घसीटते हुए और उनके साथ जो है वो मिसबिहेव करते हुए उनको रेंजर ने गाड़ी में डाला और उसके बाद फिर उनको नैब हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया और फिर वहाँ से उन्हें पुलिस लाइन में मुंतकिल कर दिया गया। जो कुछ हुआ वो सब आप सुन चुके हैं, उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके बाद पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उस पर एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किए, टायर जलाए और बहुत सारे जो है ऐसे वाक़यात भी हुए जिनमें तशद्दुद का अंसर शामिल था। और बदकिस्मती ये हुई कि पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज के दफातर पर, उनकी रिहाइश गाहों पर हमले हुए, बहुत सी रिहाइश गाहों को जलाया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का जो हेड क्वार्टर है, GHQ जिसको हम कहते हैं, उस पर भी लोगों ने धावा बोल दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी अफसोसनाक हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तशद्दुद जो है वो किसी सूरत भी किसी महज़ब मुआशरे में काबिल कबूल नहीं होता और एहतजाज के दौरान तशद्दुद जो है वो बहरहाल महज़ब अक़वाम में उसका तसव्वुर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में भी वो लोग जो एहतजाज कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि कानून अपने हाथ में ना लें, पूरा मन एहतजाज ज़रूर करें लेकिन तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अब उस पर हुआ क्या कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ आई। उसमें क्या कहा गया वो भी मैं पढ़ता हूँ। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी अमलाक और तनसीबात पर हमले करके मुखालफत में नारेबाजी करवाई गई। 9 मई के दिन को स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा और मजीद कोई हमला किया गया तो भरपूर रद्द अमल दिया जाएगा। PTI चेयरमैन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया, जिसके बाद शरपसंद अनासर ने फौज के खिलाफ मुहिम चलाई, अवाम को बदजन करने की कोशिश की। 9 मई के दिन को एक स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने फिर ये भी कहा कि जी एक तरफ तो शरपसंद अनासर लोगों की आंखों में धूल झोंक कर फौज की अहमियत को उजागर करते हैं और दूसरी तरफ ये रवैया दोगलेपन की आला मिसाल है। जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल में ना कर सके वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए इस गिरोह ने कर दिखाया। तर्जुमान पाक फौज ने यह भी कहा कि अपनी साख की परवाह न करते हुए फौज ने इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया, सब्र और बर्दाश्त से काम लिया, क्योंकि ये मज़मूम मनसूबाबंदी के तहत सूरत हाल सिर्फ इसलिए पैदा की गई थी कि फौज अपना शदीद रद्द अमल दे और फिर इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। पाकिस्तान आर्मी के संजीदा इकदाम और तहम्मुल की वजह से ये साजिश नाकाम हुई। और भी इसमें बहुत सी बातें की गई लेकिन ये जो मेन थी वो ये थी कि एक तो जी 75 साल में दुश्मन जो ना कर सका वो इस सियासी लिबादा उड़े हुए इस टोले ने इक़्तिदार की हवस में ये किया। DGISPR या जो भी मुसल्लह अफवाज के इसमें तर्जुमान हैं, मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा कि अगर ये 9 मई का दिन स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा तो फिर जब 1958 में मार्शल लॉ लगा वो भी स्याह दिन था। जब एक डिक्टेटर ने आके पाकिस्तान की एक हुकूमत को चलता किया, आइन को उठा के एक तरफ फेंक दिया, वो सबसे पहला स्याह दिन वो था। जब मुल्क के गवर्नर जनरल कायदे आज़म के अहकामात जो हैं वो ना माने गए एक ताकतवर इदारे की जानिब से, वो भी स्याह दिन था। जब याया ने आके आमरीत जो है उसका दोबारा से आगाज़ किया, वो भी स्याह दिन था। जब ज़ियाउल हक ने आके इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाया और आइन की किताब को उठाकर एक तरफ फेंक दिया, वो भी स्याह दिन था। जब मुशर्रफ ने आके एक मुंतखब हुकूमत को चलता किया और जेलों में डाल दिया सियासी लोगों को, वो भी एक स्याह दिन था। हाँ, जहाँ तक इस 9 मई के हवाले से ताल्लुक़ है तो इमरान खान साहब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुल्क के एक पॉपुलर लीडर है और उनके साथ जो कुछ किया गया, जो सलूक उनके साथ किया गया, 150 से ज़्यादा उन पर मुकदमात बनाए गए, उनके घर पर हमला करके उनका गेट तोड़ा गया, उनकी फैमिली की ख़वातीन को हरासा किया गया, हज़ारों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया,
कुछ लोगों को कत्ल भी किया गया। ज़िले शाह की जो शहादत है वो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये सारे स्याह दिन हैं। अगर इनका भी हवाला आपकी जानिब से दिया जाता तो हमें ये महसूस होता कि शायद जो सूरत हाल है वो जिस तरह समझी जा रही है, लोग जिस तरह महसूस कर रहे हैं, शायद वैसी नहीं है। लेकिन ये जो आपका एलामिया है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुसल्लह अफवाज के एलामिये से ज़्यादा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एलामिया लगता है, इंतहाई माजरत के साथ। मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे ये भी अंदाज़ा है कि शायद मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सियासत में मदाखलत जो है वो पहली दफ़ा नहीं हुई। 1947 से जब से ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तब से मुसल्लह अफवाज जो है इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में अपना रोल प्ले कर रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर कोई शख्स ये बात नहीं मानता तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। अब जब पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से 90 दिनों में एक फैसला आ गया था, तो पाकिस्तान की यही मुसल्लह अफवाज थी, DGMO और DGISI और दीगर लोग ये कह रहे थे, वजारत दिफा की जानिब से भी कहा गया कि जी पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है, फ़ौज अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब पूरे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 245 के तहत फ़ौज को तलब कर लिया गया और फ़ौज जो है वो आ भी गई है। तो जब ये सारी चीज़ें करेक्ट करके देखी जाती हैं तो फिर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान में इस वक्त वो टोला जो इक़्तिदार पर काबिज़ है, उनका बयानिया जो है वो सेम नज़र आता है। एक तरफ इलेक्शन कराने के लिए आप अवेलेबल नहीं है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दबाने के लिए और मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दस्तयाब है। तो ये रवैया जो है या ये दो अमली जो है ये सबको नज़र आ रही है और फिर इस पे सवाल बनता है और इस पे सवाल उठाया जाएगा और लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। इस पे पाकिस्तान के एक शहरी की हैसियत से मैं भी सवाल कर सकता हूँ और मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये मुसल्लह अफवाज जो हैं ये हमारी मुसल्लह अफवाज हैं और ये इनको इनसे वैसे ही मोहब्बत जैसे पाकिस्तान में हर आदमी करता है, मैं भी वैसे करता हूँ। शहदा का एहतराम मुझे भी वैसे ही है जैसे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के वो लोग जो शहीद हुए हैं, जैसे उनकी फैमिलीज़ को है। तो जब पाकिस्तान में एक ही सियासी पार्टी को दबाने के लिए वो तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे और उसमें वो रियासती इदारे जो ताकतवर हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे, तो फिर सवाल उठाए जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को इंतहाई अदब से मैं गुजारिश करूँगा कि उनको सोचना चाहिए कि ये सूरत हाल क्यों पैदा आई। वो लोग जिनके हाथों में कल तक आपके लिए फूल थे, फूल की पत्तियाँ थी और हार थे, आज उन हाथों में आपके लिए पत्थर हैं, डंडे हैं, उनकी ज़ुबानों पर आपके खिलाफ नफ़रत अंगेज़ कलमात हैं या नारे हैं। अल्लाह ना करे ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा देर कायम रहे। मेरी दुआ है वो लोग जो पाकिस्तान आर्मी से इस वक्त तसादुम चाहते हैं, उनकी कोशिशें नाकाम हो, उनकी साजिशें नाकाम हो। ये आर्मी हमारी है, ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क की जितनी भी अमलाक हैं, खा वो आर्मी की हैं, प्राइवेट लोगों की हैं, वो हमारी हैं। हमारे खून पसीने की कमाई से, हमारे टैक्सों से वो बनी हुई हैं। तो ये तशद्दुद का आंसर जो है, इसको किसी सूरत जो है वो वाकई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये वो वीडियो वो जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों ने देखी हैं, यकीनन वो उससे दिल दुखता है, मेरा भी दिल दुखता है। मैं भी एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से बहुत ज़्यादा रंजीदा हूँ, लेकिन सोचना चाहिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भी, एस्टेब्लिशमेंट को, कि पाकिस्तान में बहरहाल सियासत जो है वो सियासतदानों को करने दी जाए। अगर आप सियासी मामलात में मुदाखलत करेंगे तो फिर तनकीद भी होगी। अच्छा, मेरे जैसे लोग तो ऐसे हैं जो दलील से बात करते हैं, क्योंकि मैं एक वकील हूँ और मेरा जो हथियार है वो दलील है, लेकिन हर आदमी के पास दलील नहीं होती। और ये भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की कुछ बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर वो सब कुछ करने की कोशिश की है जो आपने और मैंने फुटेजेस में देखा है, वीडियोस में देखा है। और उनकी तरफ से सुना है कुछ ट्वीट्स भी आए हैं ऐसे जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम मुजाहिरीन में शामिल हुए और ये सब काम जो है वो हमने किया है, हमारे ये अहदाफ थे और आइंदा भी हम ऐसा करेंगे। अल्लाह ना करे कि आइंदा भी ऐसा हो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं वो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, हम सब की हैं। मैं नहीं चाहता कि उनका किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो। उसके साथ साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है और इसकी असरात और इसकी जो वजूहात हैं वो क्या हैं। जब तक इस पर गौर नहीं किया जाएगा तब तक शायद ये वाक़यात होते रहेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से उनकी जो
गिरफ्तारी थी उसको चैलेंज किया गया था। तो अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया है और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये बेंच के सामने केस ज़ेर समाअत था तो जजेस ने फिर इमरान खान साहब को ये भी कहा कि जी आपको ये इल्म है जो कुछ आप कहते हैं उसका एक एक लफ्ज़ मानी रखता है, आप अपने कारकुनों को कहें कि वो पुरअमन नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा। तो इमरान खान साहब ने फिर कहा कि जी मुझ पर 145 मुकदमात बनाए गए हैं, मुझे तो इल्म ही नहीं था कि हुआ क्या, मालूम होता तो मैं ज़रूर रोकता। अब ज़ाहिर है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो फिर ज़ाहिर है उनके पास ना टेलीविज़न था और वो तो कैद में थे, और कैद में जो आदमी होता है फिर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो हालात से वैसे बाखबर नहीं होता। तो बहरहाल इमरान खान साहब की तरफ से भी एक पॉजिटिव जेस्चर आया कि जी मुझे अगर इल्म होता तो मैं ज़रूर रोकता। लेकिन एक चीज़ तय है कि जब आप लीडर्स को गिरफ़्तार करेंगे, पाकिस्तान में इस वक्त जो खेल चल रहा है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको धड़ाधड़ गिरफ़्तार किया जा रहा है। कासिम सूरी साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं, एजाज चौधरी साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं, उस्मान डार जो है उनके घर पर रेड किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में जो यानी सेकंड लीडरशिप है, फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, असद उमर को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार कर, और इन सारे लोगों को गिरफ़्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। वो एक 16 MPO जैसे मुकदमात लोगों पे होते हैं तो उसी का सेक्शन 3 है जिसके तहत इनकी डिटेंशन ऑर्डर जो है वो जारी किए गए। अब जब एक तरफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो रियासती मशीनरी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की आवाज़ जो दबाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, और वही आवाज़ जब आप बंद करेंगे, जब आप लोगों को जायज़ उनका एहतजाज करने का हक, बोलने का हक नहीं देंगे तो फिर लावा फटेगा। और जब मामलात लीडरशिप से निकल कर आम पब्लिक के पास आ जाएं तो फिर इस किस्म की जो सूरत हाल है वो बनते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती। अल्लाह ना करे दोबारा इस किस्म के वाक़यात रूनमा हों। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इमरान खान के अलावा बाकी लीडरशिप है मेन जो, वो तकरीबन सबको गिरफ़्तार कर लिया गया है, जेलों में डाल दिया गया है, सैकड़ों कारकुनान गिरफ़्तार हैं। तो ये तमाम तर वाक़यात जो हैं ये बहरहाल मुल्क को किसी अच्छी सिमत लेके जाने की तरफ ये ऐलान कर रहे हैं कि मुल्क जो है उसके हालात अच्छी तरफ नहीं जा रहे बल्कि मज़ीद हालात ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में हालात मज़ीद ख़राब हो। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बंद हैं, आपको पता है, और लोगों की जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इन तक रसाई जो है वो भी तकरीबन ना होने के बराबर है, बंद कर दिया गया है। तो बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो संगीन तरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो इस वक्त इस PDM के टोले की जानिब से हैं, और फिर लोगों से ये तवक्को रखी जाए कि लोग पुरअमन रहें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ख्वाहिश मेरी भी यही है कि लोगों को पुरअमन रहना चाहिए, लेकिन फिर जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो लोग पुरअमन नहीं रह सकते। उसके साथ साथ आज एक और बड़ी अफसोसनाक बात की गई है मरियम औरंगज़ेब साहबा की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घरों को भी आग लगाई जा सकती है, किसी का घर नहीं बचेगा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने धमकियां दी। और उसकी रीज़न ये थी कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलान हुआ कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ और जैसे उनको गिरफ़्तार किया गया ये तरीक़ाकार ठीक नहीं था और उनको सुप्रीम कोर्ट पेश किया जाए, तो इस पर मरियम नवाज साहबा जो है उन्होंने अपनी ट्वीट की और बल्कि प्रेस से उन्होंने बात भी की और इंतहाई तौहीन आमेज़ किस्म की गुफ्तगू की उन्होंने जजेस के मुतालिक। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस भी लेना चाहिए। इसके साथ साथ नाज़रीन 9 तारीख को जिस दिन ये सब कुछ हुआ तो मेरी इमरान रियाज साहब से फ़ोन पे बात हुई, तो मेरी कुछ अपनी भी इंफॉर्मेशन थी। मैंने उन्हें कहा कि इमरान भाई आप जो है वो बेहतर है कि ये मुल्क कुछ दिनों के लिए आप बाहर चले जाएं। तो मैं वैसे ये गुफ्तगू जो है चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड थी, मुझे ये करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब चूँकि वो गिरफ़्तार हो गए तो इसलिए मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। इमरान भाई एडवांस में आपसे माजरत। तो मेरी उनसे और मैंने उन्हें कहा कि आप चले जाएं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा प्लान था, मैंने बाहर जाना था पाकिस्तान से, लेकिन अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और फिर उन्होंने 2 सहाफ़ियों के नाम भी लिए जिनमें एक खातून थी और एक मर्द थे कि अगर मैं पाकिस्तान से बाहर जाता हूं तो फिर इन लोगों ने एक कैंपेन चलानी है कि वो टक्कर के लोग जो हैं वो कहाँ गए, गिरफ्तारी के बाद भाग गए। तो अब पहले मैंने जाना था और मेरा प्लान था, लेकिन अब मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं यहीं रहूँगा। तो फिर मैंने उन्हें ये भी कहा कि मैंने कहा इमरान भाई अगर आप यहाँ रहेंगे तो सूरत हाल तो बेहतर नहीं है,
آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے جیسے ماضی میں بھی ہوا۔ تو عمران بھائی جو ہیں وہ بہرحال اس حوالے سے بڑے جو میں سمجھتا ہوں ان کا حوصلہ جو تھا وہ بڑا دیدنی تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہوں، اب بھی زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، میں اب بھاگوں گا نہیں۔ میں نے پھر انہیں ایک مشورہ دیا، میں نے کہا آپ اگر ملک سے باہر نہیں جانا چاہتے تو پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو محدود کر لیں۔ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا چلے میں کوشش کروں گا کہ میں ایسا کر لوں۔ تو عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ آفتاب اقبال ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو اس ملک میں ہر وہ شخص جو اس وارداتی ٹولے کے خلاف بات کرتا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں، وہ میڈیا کے متعلقہ میڈیا سے وابستہ لوگ ہوں، سب کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں شاید اتنے زیادہ کبھی نہیں ہوئی ماضی میں جتنی اب ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدالتیں ہیں وہ بھی تماشا دیکھنی ہے۔ عمران خان صاحب ایک بڑے آدمی ہیں، ان کی حد تک ریلیف مل گیا ہے، لیکن وہ ہزاروں کارکنان جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جیلوں میں بند ہیں، جن کے ڈیٹینشن آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں بغیر کسی وجہ کے، ان کا کیا بنے گا؟ آفتاب اقبال صاحب کے لیے بھی ایسے ہی کوئی کیس فائل کیا جائے گا، کوئی سو موٹو لیا جائے گا؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو انتہائی معذرت کے ساتھ چیف جسٹس صاحب، میں بڑا احترام کرتا ہوں کورٹس کا، لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کی ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے حوالے سے۔ جب یہ ان کو بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا تو چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بڑے مسکراتے رہے، کہہ لگاتے رہے۔ تو یہ ایک ایمبیرسمنٹ تھی پاکستان کی عدالتوں پر لوگوں کا جو ایک اعتماد ہے، اس دن وہ رہا سا اعتماد بھی ختم ہو گیا کہ جب لوگوں کو عدالت میں سے گرفتار کیا جائے گا ریاستی اداروں کی جانب سے، تو پھر عدالتوں میں انصاف لینے کے لیے کون آئے گا؟ امید ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں ان کو روکا جائے گا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔